स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल ही बेसिक से, अकाउंटिंग से। कि अकाउंटिंग क्या होती है ये भी हम जानते हैं, अकाउंटिंग कौन करता है ये भी हम जानते हैं, अकाउंटिंग की डेफिनेशन को भी हम पढ़ेंगे। और इसी तरह से फिर हम फर्दर एडवांस करते रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये क्लास उन सारे बच्चों के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए रेलेवेंट है जो बिल्कुल भी बेसिक अकाउंटिंग नहीं समझते और उनको अकाउंटिंग के बारे में कोई भी चीज़ नहीं पता। आप लोगों ने किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं करनी है, बस क्लासेस को जो है ना वो अच्छे से फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो है अकाउंटिंग की एक बेसिक सी डेफिनेशन। अकाउंटिंग की एक अंग्रेजी की जो डेफिनेशन है जो आपके सामने लिखी भी आ रही है वो क्या है भाई? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब एक हरकत है, एक अमल है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द इंफॉर्मेशन। तीन चीजें करनी है इसमें आपने। रिकॉर्डिंग यानी कि लिखना, क्लासिफाइंग क्लासिफाई करना यानी कि तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूट करना किसी लॉजिकल बेसिस पर। मिसाल के तौर पर एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उनको बॉयज और गर्ल्स में क्लासिफाई करना। एंड समराइजिंग, और उसको समराइज करना, मुख्तसर करना। द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, किस चीज को? फाइनेंशियल नेचर की इंफॉर्मेशन को। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। देयर आर टू काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो, उसको मुख्तलिफ तरह से क्लासीफाई करते हो और समराइज करते हो। किस चीज़ को? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि कंपनी के प्रॉफिट, कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी की कॉस्ट, कंपनी के खर्चे कितने हुए, इन सारी चीज़ों को समराइज करते हो। और फिर उससे कोई नतीजे निकालते हो, उससे कोई इंटरप्रिटेशन करते हो। इंटरप्रिटेशन का मतलब है लिखी हुई चीज़ को पढ़कर समझाना, जो मैं अभी कर रहा हूँ। देर आर टू काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। अच्छा, अब दो तरह की अकाउंटिंग होती है। एक होती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है जी, और एक होती है आपकी मैनेजरियल अकाउंटिंग। अच्छा, जब हम मैनेजरियल अकाउंटिंग की बात करते हैं ना और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इनमें एक कुछ डिफरेंसेस होते हैं। पहला डिफरेंस ये होता है कि जनरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए करी जाती है और मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है ना वो जनरली इंटरनल स्टेक होल्डर्स के लिए करी जाती है। अच्छा सर, स्टेक होल्डर्स क्या होता है? पहले आप ये समझा दें हमें, फिर आप ये समझा दें कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है और मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या है। देखो, जब आप कहीं पर कोई भी बिजनेस करते हो ना, लेट से आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया, चाहे वो एक छोटी सी शॉप है, एक रेस्टोरेंट है, एक स्कूल है, एक हॉस्पिटल है, एक कोई भी इदारा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस बिजनेस से जुड़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं, उस बिजनेस से कनेक्टेड बहुत सारे लोग होते हैं। ये जितने भी लोग एक बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं ना, जितने भी लोग एक बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं वो उसके स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? कनेक्टेड लोग स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे लेट से एक हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लेते हैं। हॉस्पिटल से जुड़े हुए कौन लोग हैं? लेट से कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं है, एक कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, किसी ने जो है वो पैसे कमाने के लिए हॉस्पिटल बनाया है, प्रॉफिट मोटिव के लिए एक हॉस्पिटल बनाया है। तो एक उसका जो स्टेक होल्डर होगा ना वो होगा उसका इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर वो बंदा होता है जिसने इन्वेस्टमेंट करी होती है। भाई, अगर किसी ने हॉस्पिटल बनाया है तो उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग को खरीदने के लिए किसी ने पैसे लगाए होंगे। उसमें जो फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, उसमें जो बेड्स हैं, उसमें जो एक्सरे मशीन है, उसमें जो दीगर मशीन्स हैं, उसमें पैसे लगाए होंगे किसी ने और इन्वेस्टमेंट करी होगी और फिर वो हॉस्पिटल वजूद में आया होगा, बना होगा। तो हम कहेंगे कि ये वो एक पार्टी है जो हॉस्पिटल के साथ या इस बिजनेस के साथ कनेक्टेड है, ये स्टेक होल्डर है। उसके बाद कोई और स्टेक होल्डर हो सकता है, हाँ, उसके जो कस्टमर्स हैं, यानी कि एक हॉस्पिटल में कौन होगा भाई? पेशेंट्स होंगे, पेशेंट्स उसके स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर्स का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी पार्टी जो एक इदारे या एक बिजनेस के साथ किसी भी तरह का कनेक्शन रखती हो, उधर नर्सेज हैं, उधर वर्कर्स हैं, उधर डॉक्टर्स हैं, ये सारे उसके स्टेक होल्डर्स हैं। उधर मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने वाले सप्लायर्स हैं, ये सारे उसके स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है जी, ये सारे उस बिजनेस के क्या कहलाएंगे? स्टेक होल्डर्स। अच्छा, स्टेक होल्डर्स में और शेयर होल्डर्स में भी डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल है सर, स्टेक होल्डर्स में हॉस्पिटल के डॉक्टर्स? बिल्कुल 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 ऐसा ही है। डॉक्टर्स जो हैं वो भी स्टेक होल्डर होंगे और डॉक्टर्स जो होंगे वो उस इदारे में काम कर रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉई हैं। एम्प्लॉई होता है काम करने वाला, एम्प्लॉयर होता है किसी को काम पे रखने वाला।
अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अमूमन जो है ना एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए करी जाती है। दो तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक इंटरनल होते हैं अंदरूनी, और एक एक्सटर्नल होते हैं बैरूनी। इंटरनल स्टेक होल्डर्स का मतलब ये है कि वो लोग जो इदारे के अंदर काम करेंगे, और एक्सटर्नल वो लोग जो हैं जो इदारे के बाहर होते हैं। अमूमन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए करी जाती है। किस तरह से, थोड़ा सा मैं इसको और समझा देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ आपको समझाने के लिए। बिल्कुल गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर है। देखिए लेट से मैं ये कहता हूँ कि भाई आप जो है ना वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो। आप लोगों को इस लेवल पर आकर ये मालूम होना चाहिए कि एज एन इंडिविजुअल आप किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हो, किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, ठीक है। तो लेट से आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने जा रहे हो। शेयर्स खरीदने का मतलब ये होता है कि आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो, आप उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो और उसके अगेंस्ट आपको एक रिटर्न आता है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड या कैपिटल गेन। ये एक बात की बात है। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने जाते हो ना, तो आप ये मालूम करना चाहते हो कि वो कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं, वो कंपनी मुनाफे में है या नहीं। जाहिर है मैं जब अपने पैसे लगाऊंगा किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज करूंगा, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं उस कंपनी के शेयर्स करूं जो प्रॉफिट कर रही है। एग्री। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसका प्रॉफिट चेक करूंगा कि भाई ये कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है। मैं ये चेक करूंगा कि इसके बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, यानी कि फ्यूचर में इसका बिजनेस चलता रहेगा या नहीं। मैं एक ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा जहां पे मुझे पता हो कि मैंने जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं ना, उसके पैसे उसमें मेरे पैसे डूबेंगे नहीं। उसमें जो मैंने पैसे लगाए हैं, वो पैसे मैंने जो इन्वेस्ट करे हैं, वो पैसे जितने लगाए हैं मैंने, उसके अगेंस्ट मुझे कुछ रिटर्न आएगा। अब जितनी भी कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं या दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होती हैं, उनको हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब ये है कि एक ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक आकर और अपना पैसा लगा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करो, तो बहुत सारी पब्लिक कंपनीज हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। सीमेंट कंपनी लिमिटेड का मेन मकसद है कि वो सीमेंट बनाती है और वो सीमेंट कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है। आप उसका शेयर खरीद सकते हो। आप उसका शेयर खरीदोगे यानी कि आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी होगी। साल के एंड में जो प्रॉफिट होगा उसमें से एक रिटर्न आपको दिया जाएगा, जो कि मैं आगे वाले पेपर्स में और आगे बाद में सिखाऊंगा भी आप लोगों को कि किस तरह से रिटर्न मिलता है। लेकिन अब आपका कंसर्न क्या होगा कि यार मैं जिस कंपनी का शेयर खरीदने जा रहा हूँ ऐसा तो नहीं है वो कल को डूब जाएगी। तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं ना, उन पर कानूनी 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 यानी कि लॉ ये कहता है उन लिस्टेड कंपनीज को कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरल पब्लिक को दिखाओगे। यानी कि आपने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया, कितना नुकसान हुआ, कितनी सेल्स हुई, कितने खर्चे हुए, कहां पर कौन से खर्चे हुए, ये रिकॉर्ड आपका एक पब्लिक इंफॉर्मेशन होगी। एक आम बंदा पाकिस्तानी शहरी जाकर आपकी वेबसाइट पर ये रिपोर्ट डाउनलोड कर सके और देख सके कि आपने कितना कमाया। और उसके लिए हमें करनी पड़ती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी के साल के आखिर में कितने उसके एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी उसके पास फर्नीचर है, कितने रुपए की उसके पास बिल्डिंग्स हैं, कितने रुपए की उसके पास इन्वेंट्री है, उसने कितना प्रॉफिट कमाया, आने वाले सालों में वो कितना प्रॉफिट कमाएगी। तो जब यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जनरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आमतौर पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग उन लोगों के लिए की जाती है जो कंपनी से बाहर होते हैं। अगर मैं आज चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड का शेयर खरीदूंगा तो मैं कंपनी का कोई वर्कर नहीं हूं, मैं कंपनी के ऑफिस नहीं जाता, मैं एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हूं जिसने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। ऑन दी अदर एंड, मैनेजरियल अकाउंटिंग एक बड़ी बेहतरीन टाइप ऑफ अकाउंटिंग होती है जो कि आप आने वाले पेपर्स में पढ़ोगे, और इसका मेन काम होता है प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। ये इंटरनल लोगों के लिए होती है। सर इंटरनल लोगों के लिए किस तरह से होती है? देखो कंपनी ऐसे ही नहीं चल जाती। कंपनी हर साल अपना प्लान बनाती है, मंसूबा बनाती है कि आने वाले साल में हमें क्या करना चाहिए। कंपनी कंट्रोल रखती है खर्चों पर, कॉस्ट पर। कंपनी अपने डिसीजन मेकिंग, फैसले लेती है कि भाई हमें, लेट से कोई कंपनी है, वो लेट से तुम कह लो कोई कंपनी है जो कोल्ड ड्रिंक बेचती है। अब वो ये सोच रही है कि यार चलो हम जो है ना वो 3 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करते हैं पाकिस्तान की मार्केटिंग में। तो ये एक फैसला है। अब ये जितने भी फैसले होते हैं ये कंपनी के इंटरनल लोग, मैनेजर्स और स्ट्रेटेजिक लोग लेते हैं,
और उसके लिए मैनेजरियल अकाउंटिंग करी जाती है, जो कि इस स्पेसिफिक पेपर का नेचर नहीं है। अभी हम फिलहाल फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर फोकस कर रहे हैं, फिलहाल हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले बाद के एडवांस पेपर्स में आप लोगों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी सिखाई जाएगी। अच्छा, एक दो सवाल मैं एंटरटेन कर दूं सर, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स कैसे हैं? ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल है। स्टेक होल्डर हर वो बंदा है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हो। एक प्राइवेट हॉस्पिटल अगर इनकम कमाएगा तो गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स दो, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, गवर्नमेंट उस हॉस्पिटल से जुड़ गई। क्यों, कैसे जुड़ गई? ऐसे जुड़ गई कि वो हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, और अगर वो हॉस्पिटल नहीं होता तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता, स्टेक होल्डर बन गई। सर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंपनीज पब्लिक कर सकते हैं? हाँ हितेश, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज की बात नहीं कर रहा। मैंने और तुमने मिलकर एक चाय का होटल खोल लिया, अंडा पराठा, वहां पर हम दोनों मिलकर बेचते हैं और हमने कंपनी बना ली, 15-20 लोगों ने कंपनी रजिस्टर करवा ली, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी है, उस केस में नहीं। लेकिन अगर कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, यानी कि एक ऐसी कंपनी है जो लोगों से, पूरे पाकिस्तान की आवाम से बोलेगी कि भाई हमारे पास पैसा दो हमें, हम तुम्हारे पैसे से बिजनेस करेंगे और फिर कमाकर रिटर्न देंगे, उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोगों के सामने रखने होंगे, डिस्क्लोज करने होंगे। ये कानूनी रिक्वायरमेंट है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए होती है, और दूसरा रिक्वायर्ड बाय लॉ है। रिक्वायर्ड बाय लॉ, बहुत सारी बार कानून बोल देता है कि भाई तुम्हें ये चीज करनी है। अच्छा, मैनेजरियल अकाउंटिंग इंटरनल स्टेक होल्डर्स के लिए होती है, क्योंकि इसमें सीक्रेट्स होते हैं ना यार। ये नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ है। जाहिर है लॉ ये थोड़ी बोलेगा कि भाई लेट से एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, वो बहुत अच्छा पिज्जा बनाता है, कानून ये बोलते भाई तुम इसकी रेसिपी जो है ना वो सबको बताओगे, जो खाने आएगा ना उसको भी रेसिपी बताओगे, तो फिर बिजनेस कैसे चलेंगे? ये मैनेजरियल अकाउंटिंग है, ये ट्रेड सीक्रेट्स है, ये इंटरनल डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग है, कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग के फैसले हैं, कौन सी मार्केटिंग कब करनी है, ये सारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, और ये लोगों को डिस्क्लोज नहीं करी जाती। तो प्यारे बच्चों, क्या आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस समझ पा रहे हैं? सर, जैसे कुछ कंपनीज के नेम के साथ प्राइवेट लिमिटेड, हाँ बिल्कुल, ये आप अभी बाद में आगे आने वाले पेपर्स में पढ़ोगे कि ये पब्लिक कंपनी क्या है, ये प्राइवेट कंपनी क्या है। ये सारी चीजें आगे आने वाले पेपर्स में और आगे आने वाले वक्तों में आप लोग जरूर पढ़ रहे होंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि अच्छा, इस कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट लिखा हुआ था, इसका ये मतलब था, अच्छा इसके साथ पब्लिक लिखा हुआ था, इसका ये मतलब था। तो भाई अगर 4 दोस्तों ने मिलकर या 25 दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी बना ली और वो लोगों से पैसा नहीं मांग रहे, तो फिर तो एक अलग केस है। लेकिन अगर एक पब्लिक कंपनी है तो उसको सारी चीजें आहिस्ते आहिस्ते क्लियर करनी होंगी। अच्छा, फिर कुछ अकाउंटिंग की साइकिल है, कुछ ऊपर ऊपर से मुख्तसर तौर पर इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ समझ में आएगी आपको ये चीजें। अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग प्रोसेस में लिखा हुआ है ट्रांजेक्शंस, एन इवेंट दैट हैज अ मॉनेटरी इंपैक्ट एंड नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। अ बिजनेस यूजुअली हैज थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस इन एन अकाउंटिंग पीरियड। सर, ट्रांजैक्शन क्या होती है? बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी लिखी हुई थी ऊपर, देखें ट्रांजैक्शन क्या है। एन इवेंट, कोई भी इवेंट है, कोई भी चीज का होना। ठीक है। अच्छा, एक दानिश का सवाल आया है, सर शेयर होल्डर्स इंटरनल होंगे या एक्सटर्नल? देखो, शेयर होल्डर्स जो है ना, इसको हम बाद में डिस्कस कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जनरली ये एक्सटर्नल होते हैं, इसलिए क्योंकि ये एक एक्सटर्नल इन्वेस्टर होता है जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर कोई रोल नहीं है तो वो एक्सटर्नल ही रहता है। जैसा ना सर, मैंने बहुत सारी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो मैं जाकर उनको बोलता नहीं हूँ, ओ भाई तुमने ये चीज ऐसे क्यों बनाई है, ऐसे बनाओ। मैंने सिर्फ पैसे लगाए, एक लिस्टेड कंपनी थी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से उसके शेयर्स खरीदे, और अब वो शेयर जो है उसके अगेंस्ट मुझे डिविडेंड मिल रहा होता है। ठीक है, चलो चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, ट्रांजैक्शन, एन इवेंट दैट हैज अ मॉनेटरी इंपैक्ट एंड नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा इवेंट, इवेंट की लफ्जी माने तो आप समझते हो, कोई भी चीज जो अकर होनी हो, कोई भी ऐसा इवेंट जिसका एक मॉनेटरी इंपैक्ट हो, यानी कि पैसों में इंपैक्ट हो, एंड नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उसको आपने अपनी अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड करना हो, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। A business usually has thousands of transactions in an accounting period. देखो, जब आप किसी कंपनी की अकाउंटिंग करते हो ना, अकाउंटिंग का आसान आसान उर्दू तर्जुमा क्या है? अकाउंटिंग का आसान उर्दू तर्जुमा क्या है? सर, अकाउंटिंग का आसान उर्दू तर्जुमा है हिसाब किताब करना। मिसाल के तौर पर मैं जाकर एक परचून की दुकान, मेरे दोस्त है, उसका हिसाब किताब करता हूँ शाम को बैठकर।
तो मैं उसको बताता हूँ भाई तुमने ये माल खरीदा था, ये माल बेचा, इस कस्टमर को बेचा, इधर से इतने पैसे आए, ये तुम्हारा खर्चा लगा, ये तुमने जो है वो लेबर को पैसे दिए, ये तुम्हारा बिजली का बिल आया, और तुमने ये कमा लिया। आसान लफ्जों में यही है ना अकाउंटिंग। हाँ भाई। तो अब जब मैं इस मेरे दोस्त की दुकान का हिसाब किताब करूंगा तो मैं 100 बातें लिखूंगा। मैं लिखूंगा भाई तुमने इसको चीजें बेची, सेल, ठीक है ना, सेल की मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। तो ये एक इवेंट हो गया। इवेंट क्या है? सेल का होना। उसका मॉनेटरी इंपैक्ट है, बिल्कुल सेल से पैसे आते हैं, सेल का मतलब चीज बेचना ना। मैंने लिखा भाई 500 रुपए की चीजें बेची। इसको रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, लेकिन इसको रिकॉर्ड करना, क्या ये सेल का होना एक इवेंट है? एक बात हुई थी जिसको आपने लिखा, एन इवेंट दैट हैज अ मॉनेटरी इंपैक्ट। इसका एक मॉनेटरी इंपैक्ट था, 500 रुपए आए, एंड नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। और इसको मैंने रिकॉर्ड किया अपनी बुक्स में, अपनी किताबों में, अपने रजिस्टर में, एक्सेल की फाइल में, लैपटॉप में या रजिस्टर में। बुक्स ऑफ अकाउंट इसलिए बोला हुआ है क्योंकि पहले तो सिर्फ और सिर्फ किताबों में सारी चीजें रिकॉर्ड होती थी ना, अब तो ये सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं। अब बिजनेस यूजुअली हैज थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इन एन अकाउंटिंग पीरियड। अब किसी तुम डिपार्टमेंटल, मशहूर डिपार्टमेंटल स्टोर की एग्जांपल ले लो। जिस तरह से अगर कराची की बात करते हैं तो यहाँ पर इम्तियाज है, चेज है, नाहिद है, स्पार्क है, बहुत सारे इस तरह से बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। क्या उनमें दिन में एक ट्रांजैक्शन होती है? नहीं सर, पूरा दिन कस्टमर आते हैं, चीजें खरीदते हैं, हम सप्लायर से चीजें खरीदते हैं, कस्टमर को बेचते हैं, कस्टमर जो है वो बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं दिन की। तो इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, इनको कहते हैं हम ट्रांजैक्शन, यानी कि डेली बेसिस पर जो हजारों इवेंट्स अकर हो रहे हैं जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होगी, किसी चीज का खरीदना, किसी चीज का बेचना, कोई परचेज कर ली, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें ट्रांजैक्शन। फिर सर अगली डेफिनेशन क्या है जनाब? अगली डेफिनेशन है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। अच्छा देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी आपको कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी, लेकिन अभी हम आसान वाली डिटेल्स पर आते हैं। पहले मैं सिर्फ गो थ्रू करवा रहा हूं कि भाई अकाउंटिंग में आपको किस तरह से क्या करना होता है, ठीक है। हाँ, स्टोर्स बने हुए होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर बने हुए होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में भी तो रिकॉर्डिंग होती है ना चीजों की। अच्छा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या है? दिस इज द फर्स्ट प्लेस वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अलग अलग टाइप्स होती हैं। अमूमन ऑर्गेनाइजेशन में 6 टाइप्स होती हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की। इस पर अभी इतनी ज्यादा मैं तवज्जो इसलिए नहीं डालता क्योंकि ये चीजें आपको तंग करेंगी, रादर देन की चीजें सिंपल करें। पहले हम सिंपल अकाउंटिंग तो समझ लें, उसके बाद हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पर भी जाएंगे। लेकिन आप समझ लें कि 6 अलग अलग तरह की बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं, या 6 अलग अलग तरह के रजिस्टर्स होते हैं, नोटबुक्स होती हैं, जिसमें मैं इन चीज़ों को तकसीम कर कर रिकॉर्ड करता हूँ। और ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का पहला स्टेप होता है। उसके बाद एक और चीज़ कहलाती है लेजर। अच्छा, लेजर क्या होता है सर? लेजर जो है ना वो ट्रांजैक्शन डेफिनेशन अगर पढ़े, ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इनटू द एप्रोप्रिएट अकाउंट इन लेजर्स। ये कुछ टी अकाउंट्स होते हैं, इसको भी अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, फिलहाल डिस्कस करना इतना मुनासिब नहीं है। फिर ट्रायल बैलेंस, अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर एंड दिस लिस्ट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। अगेन इसको सिर्फ रीड करें, अभी आप लोगों को इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ट्रायल बैलेंस जो है वो उसके बाद बनता है। आपने एक एक तरतीब याद रखनी है, ट्रांजैक्शन होगी, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होगी, लेजर्स में पोस्ट होगी, उससे ट्रायल बैलेंस बनेगा और उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। ये पांचों बातें अभी हमें सीखनी है। ये पांचों बातें अलहदा अलहदा कर कर सीखनी है, फिर हमें मजा आएगा, फिर हमें पता चलेगा, फिर हमें समझ में आएगी। लेकिन ये 5 बातें किस सीक्वेंस में होती है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगी, फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होगी, फिर लेजर अकाउंट्स बनेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। बहरहाल इसको एक बार पढ़ लेना ही आपके लिए इस वक्त के लिए काफी होगा। अब जरा हम एक एग्जाम्पल लेकर ना अकाउंटिंग को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को समझते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि उसकी रिकॉर्डिंग किस तरह करनी है, और एक चीज कहलाती है डबल एंट्रीज, वो कैसे पास करनी है। आई होप कि आप लोग सब मेरे साथ रहेंगे। लेट्स से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बड़ी सिंपल सी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एग्जाम्पल कुछ यूं ले लेते हैं कि भाई आपने जो है ना वो लेट्स से एक जो है ना वो रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, ठीक है ना। आप घर पर फारिग बैठे हुए थे, आप घर पर फारिग बैठे हुए थे, आपने सोचा चलो यार कुछ बिजनेस कर लेता हूँ। आपने बिजनेस करने का सोचा और आपने बिजनेस में जो है ना ये सोच लिया कि चलो रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। ये एक तरह का बिजनेस हो सकता है, ठीक है जी। इसी तरह के बहुत सारे बिजनेसेस हो सकते हैं। सबको आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? कोई मसला तो नहीं है? आवाज क्लियर है ना? ठीक है, एक बच्चे ने लिखा था कुछ ग्लिच हो रहा है इसलिए पूछ रहा था। अच्छा, जब हम बिजनेस करते हैं ना तो बिजनेस बहुत सारी तरह के हो सकते हैं।
बिजनेस बहुत सारी तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने रेस्टोरेंट की एग्जांपल ली, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी वाजे कर दूं, देखिए एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है, या तो आप ट्रेडिंग बिजनेस कर सकते हो या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है, या तो आप कोई सर्विस बिजनेस कर सकते हो। तीन तरह के बिजनेसेस जनरली करे जाते हैं, और एक कहलाता है उसमें से ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? ट्रेडिंग बिजनेस बड़ा सिंपल सा होता है। ट्रेडिंग बिजनेस में कुछ होता है इस तरह से है कि आप बनी बनाई चीजें खरीदते हो और बनी बनाई चीजें बेच देते हो। मिसाल के तौर पर आपने जो है ना वो एक लैपटॉप शॉप ओपन कर ली, यानी कि वहां पर, या मोबाइल शॉप ओपन कर ली, ठीक है जी, मोबाइल शॉप, मोबाइल की एक दुकान खोल ली। हम कहेंगे कि ये ट्रेडिंग बिजनेस है। क्यों? क्या आप बैठकर खुद मोबाइल्स बनाते हो? क्या आप बैठकर खुद मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हो? नहीं सर, मैं बैठकर खुद मोबाइल मैन्युफैक्चर नहीं करता। मैं बने बनाए मोबाइल्स परचेज करता हूं और बने बनाए मोबाइल्स में आगे बेच देता हूं। तो जब आप बने बनाई चीजें खरीदते हो और उसको बेच देते हो, हम कहते हैं कि ये ट्रेडिंग बिजनेस है। इसमें क्या होता है? इसमें चीजें आप परचेज करते हो, भाई जो दुकानदार होगा वो मोबाइल परचेज करेगा, अलग अलग कंपनीज है, इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, सैमसंग है, रियलमी है, ठीक है ना, आईफोन है, बने बनाए मोबाइल खरीदे और उसको बेच दिया, परचेज एंड सेल। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में चीज जो है वो तैयार करी जाती है। जिस तरह से ये रेस्टोरेंट था, अब रेस्टोरेंट वाला क्या करेगा? रेस्टोरेंट वाला रॉ मटेरियल खरीदेगा, रेस्टोरेंट वाला जो है वो मुर्गी खरीदेगा, रेस्टोरेंट वाला जो है वो सब्जी खरीदेगा, रेस्टोरेंट वाला जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें परचेज करेगा और फिर मुख्तलिफ चीज़ें परचेज कर कर उससे कुकिंग करेगा, और कुकिंग कर कर उसको तैयार करेगा और फिर उस चीज़ को बेचेगा। या लेट से एक आप कह लो कि कोई कारपेंटर है जो टेबल बनाता है। जो कारपेंटर टेबल बनाता है वो क्या खरीदेगा? वो रॉ मटेरियल खरीदेगा। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल कारपेंटर के लिए होगा वुड, ठीक है, बहुत सारी दूसरी चीजें भी होंगी लेकिन इसमें एक चीज होगी वुड। वो लकड़ी खरीदेगा, लकड़ी खरीद कर और उससे टेबल बनाएगा। अब वो खरीद क्या रहा है? वुड, ये कहलाएगा रॉ मटेरियल। एंड बेच क्या रहा है? टेबल, ये कहलाएगा फिनिश्ड गुड। हम कहेंगे कि ऐसा बिजनेस कौन सा बिजनेस है? ऐसा बिजनेस एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ऐसा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्यों है? ऐसा बिजनेस एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इसलिए है क्योंकि जो चीज ये खरीद रहा है वो लकड़ी है, जो चीज ये बेच रहा है वो टेबल है। अब जो जो खरीदने वाली चीज है वो लकड़ी है, उसकी एक फॉर्म थी, फिर उसने मजदूर जमा किए, उसको ठक ठक टुक टुक कर कर कटिंग वटिंग करी, उसको एक नई शक्ल दी और उसने एक नया एक नई चीज बनाकर वो बेची। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि चीज बनाकर बेचना, ठीक है जी। और फिर आ जाता है सर्विस। सर्विस में आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, ब्यूटी पार्लर हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं, ठीक है ना, या लेट से कि भाई आप कह लो लॉन्ड्री वाला है, कोई ड्राई क्लीनिंग वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं? आपके घर से कपड़े उठाते हैं, उसको जो है वो धोते हैं, इस्त्री करते हैं, आपको दे देते हैं। आप बाल कटवाने जाते हो, वो क्या है? सर्विस है। आप लेट से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन में ट्रैवल करते हो, वो ट्रेन कंपनी जो है वो क्या करती है? आपको एक सर्विस देती है, ठीक है। टीचिंग, बिल्कुल सही है, टीचिंग भी एक सर्विस है। एक टीचर है, मैं आपको कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं दे रहा, मैं आपको जो है वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूं और उसके अगेंस्ट एक मैं फीस चार्ज कर रहा हूं, ठीक है। मामला क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि सर्विस में और ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में एक डेफिनेशन होती है जिसको हम कहते हैं टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। इनटेंजिबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है? टेंजिबल का क्या मतलब है? हाँ, कोई ऑडिट फर्म है वो भी एक सर्विस दे रही है। टेंजिबल का क्या मतलब होता है? टेंजिबल का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जिसको मैं टच कर सकूं, और इनटेंजिबल का मतलब होता है कैन नॉट बी टच, ठीक है। तो जनरली जब हम मैन्युफैक्चर्ड कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या किसी ट्रेडिंग कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसको हम टच कर सकते हैं। लेकिन अगर सर्विस है, जिस तरह से टीचिंग है, टीचिंग को तुम टच नहीं कर सकते, ठीक है। सर्विसेज को जनरली जो है हाथ लगाया नहीं जा सकता, ठीक है जी। वो आपने एक पैसे पे किए होते हैं, उसके अगेंस्ट आपको एक सर्विस मिल जाती। तो हम आते हैं अपनी एग्जाम्पल पे दोबारा से। लेट से हमने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। अच्छा, रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, ये मेरा रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए जो है ना, ये मेरा घर है, होम, ठीक है ना। मेरे घर पर 5 लाख रुपए पड़े हुए थे। मेरे पास मेरे घर पर 5 लाख रुपए पड़े हुए थे। ये 5 लाख रुपए जो है ना, मैं एक दिन बैठा हुआ था, मैंने सोचा यार चलो रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा कि इन 5 लाख रुपयों से मैं अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है जी, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ।
मैं एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करता हूँ, मैं एक शॉप ले लूंगा, कुछ जो है वो फर्नीचर ले लूंगा, कुर्सी टेबल ले लूंगा, और कुछ जो है वो लेट से मैं क्लब सैंडविच और ब्रोस्ट और बर्गर शर्गर बनाऊंगा, फ्रेंच फ्राइज बनाऊंगा, उसको तलने की पकाने की मशीनें ले लूंगा, कुछ यूटेंसिल्स ले लूंगा, कुछ जो है वो प्लेटें ले लूंगा, ग्लास ले लूंगा, एक फ्रिज आएगा, एक जो है वो डीप फ्रीजर आएगा। अच्छा, डिलीवरी का सिस्टम भी रखूंगा, डिलीवरी का सिस्टम भी रखूंगा, तो मैं डिलीवरी के लिए जो है वो एक बाइक ले लूंगा। ठीक है जी, ये सारी चीजें मैं परचेज करूंगा और मैं अपना बिजनेस चलाऊंगा। लेट से भाई मैंने सोचा मुझे एक शॉप लेनी पड़ेगी, मुझे जो है वो फर्नीचर लेना पड़ेगा, मुझे टेबल्स लेने पड़ेंगे, मुझे चेयर्स लेनी पड़ेंगी, मुझे एक बाइक लेनी पड़ेगी, मुझे जो है वो कुछ कप्स, ग्लास, प्लेट्स, ठीक है ना, एंड स्पून्स, ठीक है ना, ये सारी चीजें, कटलरी जो है जितनी भी है वो सारी लेनी पड़ेगी। तो मैंने एक हिसाब किताब बनाया। लेट से सस्ताई का जमाना है, आसान रखनी है हमें चीजें अपने लिए। मेरे घर पर मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हुए थे। मैंने जो है ना घर पे बैठकर हिसाब किताब किया और मैंने सोचा चलो यार अब मैं जो है ना वो बिजनेस शुरू करता हूँ। और लेट से आसानी के लिए, हाँ ठीक है बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कुछ चीजें मैंने यहाँ लिख दी ना। लेट से भाई मुझे पता चला 3 लाख रुपए की एक दुकान आ जाएगी, लाख रुपए का एक फर्नीचर आ जाएगा, 50,000 रुपए कुर्सी टेबल आ जाएंगे, 10,000 रुपए की चेयर्स लगा दो, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, ठीक है ना, 30,000 रुपए ये हो गए, 5,000 रुपए ये हो गए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है वो लेट से कुछ गले में कैश होना चाहिए डेली एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है जी, ऐसा तो नहीं है ना गल्ला खाली रखेंगे, शुरू में तो खर्चे ही खर्चे होंगे, मार्केटिंग पे खर्चा होगा, मार्केटिंग के अलावा कभी कोई आ गया दोस्त आ गया तो उसको चाय पानी पिलाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे मोटे खर्चे पे करने पड़ेंगे, तो गले में भी 25,000 रुपए होने चाहिए, ये मेरा फैसला था। तो इसका मतलब मुझे इस बिजनेस के लिए टोटल अमाउंट कितना नीडेड है, टोटल अमाउंट नीडेड, टोटल अमाउंट कितना चाहिए सर, मुझे 5,20,000 रुपए टोटल चाहिए। अगर मेरे पास 5,20,000 रुपए होंगे तो ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आगे की बात आगे देखेंगे, लेकिन अभी मैंने ये घर पे बैठ के सोचा कि यार चलो मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने हिसाब किताब लगाया ना, तो मेरे हिसाब किताब या मेरे नजरिए के मुताबिक मेरे पास अगर 5,20,000 रुपए होंगे तो ये बिजनेस मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। इस बिजनेस को फिर रन करूंगा, चलाऊंगा। इस बिजनेस में जो है वो बहुत सारी चीजें खरीदूंगा, फिर बेचूंगा, फिर जो है वो रॉ चिकन खरीदूंगा, वेजिटेबल्स खरीदूंगा, उससे कुकिंग करूंगा और चीजें आगे बेचूंगा। अब मेरे पास कितने पैसे पड़े हुए थे घर पर, मेरे पास कितने पैसे पड़े हुए थे घर पर, मेरे पास पैसे पड़े हुए थे 5 लाख रुपए, मेरे पास पैसे पड़े हुए थे 5 लाख रुपए। अच्छा, ये जितनी भी चीजें यहाँ पर मैंने लिखी है ना, जो हमें अपने बिजनेस के लिए चाहिए, जो हमें अपने बिजनेस के लिए जिनकी जरूरत है, जिनसे हमारा बिजनेस चलेगा, जिसको हम अपने बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे, उनको हम एसेट्स कहते हैं। ठीक है, एसेट की एक तो बड़ी टेक्निकल सी डेफिनेशन भी है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, एसेट की एक डेफिनेशन है, एन एसेट इज डिफाइंड एज, एसेट का क्या मतलब है, ए अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, अब प्रेजेंट मौजूदा इकोनॉमिक रिसोर्स, कोई ऐसी रिसोर्स जिससे मुझे कोई फायदा मिले, इकोनॉमिक रिसोर्स जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू हो, जिसको इस्तेमाल कर कर मुझे फायदा मिले। जिस तरह से आप में से बहुत सारे लोगों के पास बाइक होगी, गाड़ी होगी, वो आपका एसेट है। कैसे एसेट है भाई, आपको फायदा देता है ना, आप ट्रेवल करते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उस वो एक आपकी रिसोर्स होती है, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। अब ये बात जरूरी है कि वो कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी हो। मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास एक बाइक है जो तुम्हारी अपनी है, और तुम चाबी डालते हो और तुम अपनी मर्जी से स्टार्ट करते हो, तुम अपनी मर्जी से कहीं पर भी उसमें जाते हो, तो तुम कह सकते हो कि ये इट इज कंट्रोल्ड बाय यू। लेकिन मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास बाइक नहीं है, वो तुम्हारे गली के किसी दोस्त की बाइक है, तुम्हें चाहिए होती है, तो पहले तुम उसको फोन करते हो, वो उससे पूछते हो कि यार बाइक दे सकते हो, कभी वो हाँ बोलता है, कभी वो ना बोलता है, कभी वो बोलता है नहीं मुझे चाहिए आज। तो वो कंट्रोल्ड बाई एन एंटिटी, यानी कि कंट्रोल्ड बाई यू नहीं है। यहाँ पर एंटिटी का मतलब है बिजनेस। तो यहाँ पर अगर कोई एसेट होगा ना, तो उसकी डेफिनेशन है, एन एसेट इज डिफाइंड एज अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, कोई एक इकोनॉमिक रिसोर्स हो। इकोनॉमिक रिसोर्स कहाँ है यहाँ पर, शॉप है, फर्नीचर है, टेबल है, चेयर है, बाइक है, कप्स ग्लास प्लेट्स स्पून है, कैश है, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, आपका उस पर इख्तियार हो, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या है, पास्ट इवेंट अमूमन जिस तरह से शॉप अगर 3 लाख की है, या आज मैं कंट्रोल करता हूं इसकी वैल्यू 3 लाख है, इससे मुझे फायदा ये होगा कि इसमें मैं रेस्टोरेंट चलूंगा। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट में मैंने खरीदी होगी, जब मैं खरीदूंगा उसके बाद ये सारी चीजें आएंगी।
बात समझ में आ रही है आप लोगों को या बात समझ में नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है या बात समझ में नहीं आ रही? क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, उसके बाद फिर फर्दर 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 इसको आगे इलेबोरेट करते हैं। देखें इन डेफिनेशंस में बहुत ज्यादा डूब नहीं जाना, अभी ऊपर ऊपर से देखें, फिर वक्त के साथ साथ बेहतरी आती है। फर्दर लिखा हुआ, द डेफिनेशन क्लैरिफाइज दैट द पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स नो लॉन्गर नीड टू बी एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी एंड दे डू नॉट नीड टू बी सर्टेन और इवन likely. An economic resource is a right that has the potential to produce economic benefit. अब देखिए जब वो बोलता है ना कि इससे इकोनॉमिक बेनिफिट आए, एसेट एक ऐसी चीज होगी जिससे आपको फायदा होगा, जिससे आपको फ्यूचर में फायदा होगा, तो वो साथ में ये कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% गारंटीड फायदा हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि फायदा होगा, दैट इज योर एसेट। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास एक बाइक है, या मिस्टर ए के पास एक बाइक है, मिस्टर ए के पास एक बाइक है, वो उसको इस्तेमाल करता है और उसको पता है कि वो कभी उसको बेचेगा नहीं, रोज सुबह उस पर ऑफिस जाएगा, शाम को ऑफिस से वापस आएगा। लेकिन वो जो मिस्टर ए की बाइक है, ऐसा हो सकता है कि कल अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, एक्सीडेंट में या किसी तरह से चोरी हो जाए और उसके पास ना रहे, तो फिर तो फ्यूचर में उसको बेनिफिट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको आज लग रहा है कि वो उससे बेनिफिट आएगा, पोटेंशियल है उसमें बेनिफिट देने का, तो वो आप अपने एसेट्स में रख सकते हो। In simple words, an asset is something that business owns or controls and is available or will be available for use in the business. आसान लफ्जों में उसने बोला कि एसेट कोई भी ऐसी चीज है जिस पर एक बिजनेस का कंट्रोल हो और वो उसको इस्तेमाल कर कर उससे कोई फायदा उठा सके। The assets are classified into current assets and non-current assets. Current assets, assets that provide economic benefit in the short term, usually 1 year, for example, cash and trade receivables. Non-current assets, assets that have a long useful life and provide future economic benefit for an entity over a period of several years, for example, buildings and plant and machinery. फिर उसने बोला एसेट्स की भी दो टाइप्स हैं। उसने बोला कुछ होते हैं करंट एसेट्स और कुछ होते हैं नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के लिए आपको ये याद रखना है कि करंट एसेट कोई भी ऐसा एसेट होगा जो आपको फायदा देगा, लेकिन वो फायदा कोई शॉर्ट टर्म फायदा होगा। अमूमन अकाउंटिंग में शॉर्ट टर्म फायदे का मतलब ये होता है कि 1 साल से कम फायदा हो। नॉन करंट एसेट एक ऐसा एसेट होगा जो आपको लंबा और तवील अरसे तक फायदा देगा। अमूमन अकाउंटिंग में तवील अरसा 1 साल से ज्यादा का होता है, तो हम नॉन करंट एसेट बोलते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर आप अपने इंस्टीट्यूट पढ़ने जा रहे हो, आप अपने इंस्टीट्यूट पढ़ने जा रहे हो और आपने जो है ना अपने अब्बा से कैश लिया, और वो कैश लिया 1000 रुपए, और आपने अपनी बाइक निकाली और बाइक की वैल्यू थी 30,000 रुपए। ठीक है जी, ये दो चीजें आपके पास थी और आप अपने घर से निकले। अब ये जो 1000 रुपए कैश लेकर आप इंस्टीट्यूट गए हो या किसी ऑफिस गए हो या किसी काम से गए हो या XYZ जगह गए हो, इससे भी आपको फायदा मिलेगा और बाइक से भी आपको फायदा मिलेगा, तो दोनों आपके एसेट्स हैं। लेकिन कैश का फायदा क्या सालों साल चलेगा? नहीं। आज 1000 रुपए लेकर के आऊं, घर से निकलूंगा, थोड़ा आगे जाऊंगा तो इसमें से जो है ना वो पेट्रोल डलवा लूंगा 200 रुपए का। थोड़ा आगे जाऊंगा, घर से खाना खाए बगैर निकला था, बर्गर वाले की रेडी खड़ी भी होगी, 100 रुपए का बर्गर खा लूंगा। इंस्टीट्यूट पहुंचूंगा या जिस ऑफिस पहुंचना था वहां पहुंचूंगा, वहां पे मुझे फोटोकॉपी करानी पड़ी 100 रुपए की, वहां 100 रुपए दे दूंगा। मिसेलेनियस छोटे मोटे दूसरे खर्चे, मिसेलेनियस छोटे मोटे दूसरे खर्चे, रास्ते में 120 रुपए पार्किंग वाले को 20 रुपए दे दिए, 50 रुपए फकीर को भीख दे दी, ठीक है ना, XYZ चीजें हो जाएंगी। शाम को घर पहुंचूंगा तो शायद ये 1000 रुपए खत्म हो गए होंगे। क्या इन 1000 रुपयों ने आपको फायदा दिया? हाँ भाई, ये 1000 रुपए तुम्हारी जेब में थे तो ही तो तुम पेट्रोल खरीद पाए, ये 1000 रुपए तुम्हारी जेब में थे तो ही तो तुमने बन कबाब खाया, अंडे वाला बर्गर, यही 1000 रुपए तुम्हारी जेब में थे तो ही तो तुमने फोटोकॉपी करवाई, यही 1000 रुपए तुम्हारी जेब में थे तो तुमने दीगर छोटे मोटे खर्चे किए। लेकिन इसका बेनिफिट कितने टाइम के लिए मिला? सर मैं निकला सुबह, शाम को वापस आया, 1000 रुपए इस्तेमाल हो चुके थे, फायदा तो मिला, लेकिन एक दिन के लिए मिला, एक दिन के लिए मिला। ऐसा तो नहीं है ना 1000 का नोट जो है वो कोई ऐसा हो, कोई ऐसी दुनिया में हम रहता हो कि जिसके पास 1000 का नोट है वो सामने वाले को दिखाए, उसको चीज मिल जाए और वो खर्च भी ना हो, हमेशा के लिए पड़े हुए हो। नहीं, 1000 रुपए अगर आपकी जेब में होंगे, कंज्यूम इस्तेमाल होते रहेंगे, बेनिफिट देते रहेंगे, लेकिन वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो कैश को हम कहेंगे कि ये एक करंट एसेट है। क्यों करंट एसेट है? सर ये बेनिफिट तो दे रहा है, लेकिन अगर अकाउंटिंग की जबान में कोई भी चीज आपको 1 साल से कम का बेनिफिट दे तो हम कहते हैं कि वो करंट एसेट है। अच्छा, जहां तक बाइक की बात है तो हम कहेंगे कि ये नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट क्यों है? ऐसा तो नहीं है ना रोज सुबह मैं बाइक खरीदता हूँ, वो बाइक शाम तक जब वापस आता हूँ तो
हवा में मिल चुकी होती है, इस्तेमाल हो चुकी होती है, एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, एवेपोरेट हो चुकी होती है, खत्म हो जाती है। नहीं भाई, जब हम बाइक खरीदते हैं, जब हम कोई बिल्डिंग खरीदते हैं, जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो हमें पता होता है कि इसका फायदा मुझे आने वाले बहुत सारे दिनों तक, बहुत सारे सालों तक होगा। तो दो तरह के एसेट्स होते हैं, ठीक है जी। करंट एसेट्स वो होते हैं जो आपको शॉर्ट टर्म या कम टाइम के लिए, यूजुअली एक अकाउंटिंग ईयर या एक साल से कम के लिए फायदा देंगे। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो आपको फायदा तो देंगे लेकिन उसकी लंबी जिंदगी होगी, ज्यादा दिनों तक फायदा देंगे। तकरीबन एक साल से अगर कोई चीज ज्यादा फायदा दे तो वो नॉन करंट एसेट। इसीलिए इसने एग्जाम्पल में यहाँ पर बिल्डिंग्स एंड प्लांट एंड मशीनरी लिखा। आपने कोई प्लांट खरीदा, कोई मशीनरी खरीदी, कोई बिल्डिंग खरीदी, तो उससे आने वाला फायदा आपको एक लॉन्ग टर्म फायदा होगा। और करंट एसेट्स में इसने एक तो कैश लिखा और एक ट्रेड रिसीवेबल्स लिखा। ये ट्रेड रिसीवेबल्स हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद के क्या होते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर आपके पास शॉप नॉन करंट एसेट है, फर्नीचर नॉन करंट एसेट है, टेबल नॉन करंट एसेट है, चेयर नॉन करंट एसेट है, बाइक नॉन करंट एसेट है। इसलिए क्योंकि इससे फायदा भी मिलेगा, और ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे जो शॉप मैंने खरीदी है वो बस 6 महीने फायदा दे। भाई आपने शॉप खरीदी, जब तक नहीं बेचोगे तब तक फायदा मिलेगा। और अगर लेट से ये बिजनेस रेस्टोरेंट आपने कंटिन्यू करना है और अगले 10 15 20 25 साल तक चलाना है, तो 20 साल 15 साल 25 साल तक फायदा मिलेगा। कप्स, ग्लासेस, प्लेट्स, स्पून्स, इनको जनरली हम कंज्यूमेबल्स कहते हैं। और कंज्यूमेबल्स जो है ना वो करंट एसेट में आते हैं। सर क्यों? ऐसा थोड़ी है कि कप टूट कर खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए एक मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा। लेकिन ये छोटी मोटी चीजें खो भी सकती है, टूट भी सकती है, साल से कम बेनिफिट देगी। मे बी अगर रेस्टोरेंट है, रोज इस्तेमाल हो रही है, किसी के हाथों से प्लेट गिर गई। लेकिन इसकी थोड़ी सी एक आर्ग्यूमेंट है, उसको मैं थोड़ी देर में फिर प्रेजेंट करूंगा, एक मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट को। कैश जो है वो करंट एसेट है, ठीक है जी। तो ये हमारा पहला सेशन खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अब हम 10 मिनट का ब्रेक लेकर सेशन नंबर 2 को इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक जो चीजें डिस्कस करी यहीं से आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच।